नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बिंदु है हमारा संधि। मित्रों, संधि हिंदी का सबसे कठिन बिंदु माना जाता है दोस्तों, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी इस बिंदु को समझना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन बिंदु वाक्य शुद्धि होता है। मित्रों, अब देखेंगे हम संधि। दोस्तों, हम संधि को दो प्रकार से लिखते हैं। संधि को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। इस संधि में अनुस्वार और इसमें न स्वर रहित का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अब यहाँ से प्रश्न उठता है, यह संधि कौन सी सही है? तो मैं आपको बता दूं, यह दोनों प्रकार से लिखा जाता है। मित्रों, हम एक व्यंजन संधि का नियम पढ़ेंगे, अनुस्वार स्वर रहित में का नियम। दोस्तों, इसका नियम है यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो, स्वर रहित में हो और स्वर रहित में हो और इसके बाद कैसे मैं तक कोई सा वर्ण योग करता है, तो आप इसके स्थान पर दो प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। मित्रों, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैं हो और उसके बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण योग करता है, तो उसके स्थान पर आप दो प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं लिखूं स्वर रहित मैं, इस स्वर रहित मैं के स्थान पर मैं अनुस्वार तथा इस स्वर रहित मैं के स्थान पर अंतिम पद का प्रथम वर्ण, यानी जिस वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण। दोस्तों, सामने के वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण प्रयोग में लाया जाता है। अगर मैं संधि का विच्छेद करूं तो सम योग धी
दोस्तों सम योग धी। हम संधि का विच्छेद करेंगे, दो पद लेंगे, प्रथम पद और दूसरा पद। इसके बीच में मैं योग चिन्ह का प्रयोग करूंगा। दोस्तों प्रथम पद को हम पूर्व तथा द्वितीय, दूसरे पद को पर कहते हैं। पूर्व, द्वितीय पद को पर कहते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण का योग किया जाता है मित्रों। दोस्तों सम प्लस दी, अगर मैं इसका शाब्दिक विच्छेद करूं, स स्वर रहित में, ध स्वर रहित ई। दोस्तों इस मैं के स्थान पर मैं अगर अनुस्वार का प्रयोग करूं, अनुस्वार का प्रयोग करूं और यहां मैं ध यानी तय वर्ग के पंचम वर्ण ने का प्रयोग करूं, तो दोस्तों यह सम धी यानी इस अनुस्वार का प्रयोग होगा। दोस्तों इस अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं नए वर्ण का प्रयोग करूं, स्वर रहित ने और धी, इस अनुस्वार का और नए वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मैं कहूं, हम व्यंजन संधि में जिस प्रकार से मैं स्वर रहित का नियम पढ़ते हैं, यदि उस नियम को इन वर्णों में प्रयुक्त किया जाए तो यह अनुस्वार और नए वर्ण के प्रयोग के आधार पर संधि को लिखा जा सकता है मित्रों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। दोस्तों संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, जोड़, समझौता। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, कह सकते हैं हम मित्रता, समझौता। दोस्तों संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, जोड़, समझौता। संधि शब्द का विलोम, संधि शब्द का विलोम विग्रह होता है मित्रों, होता है। संधि शब्द का विलोम विच्छेद भी होता है दोस्तों, विच्छेद। सर अगर वो पूछता है कि संधि शब्द का विलोम बताइए, संधि शब्द का विलोम बताइए। दोस्तों यहां मैंने विग्रह और विच्छेद दोनों लिखा है। हम सर्वप्रथम संधि शब्द के विलोम को अगर हमें ऑप्शन में दोनों देता है तो हम विग्रह को प्राथमिकता देंगे मेरे मित्रों, विग्रह को प्राथमिकता देंगे। संधि विच्छेद करेंगे जब मैं कहूं कि प्रथम पद योग द्वितीय
द्वितीय पद। दोस्तों प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के योग से जो विकार या हम कह सकते हैं बदलाव उत्पन्न होता है, जो विकार बदलाव प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। मित्रों अब मैं इस संधि की परिभाषा को प्रयुक्त करूंगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या हम कह सकते हैं परिवर्तन उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। मित्रों दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के आदि या हम कह सकते हैं प्रथम वर्ण का मेल होता है, मेल होता है। दोस्तों संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, समझौता। संधि के अगर मैं विलोम की बात करूं तो इसका विलोम होगा विग्रह और विच्छेद। दोस्तों इसका विलोम होगा विग्रह और विच्छेद। दोस्तों मैं संधि की बात करूं यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय वर्ण के आदि या प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। दोस्तों इस संधि को मैं पारिभाषिक रूप दूं तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। अर्थात संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, संधि कहलाती है। मित्रों दोस्तों मैं कहूं देव धन आलय, दोस्तों मैं कहूं देव धन आलय, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहेंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा देवालय। क्या होगा मित्रों? देव आलय। अगला मैं कहूं जगत धन नाथ, जगत धन नाथ बराबर होगा जगन्नाथ। बराबर क्या होगा मित्रों? जगन्नाथ होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम संधि की परिभाषा को जान लिया है। अब मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
दोस्तों हमने अब तक पढ़ा जो दो समीवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दोस्तों संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि के नियमों द्वारा संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों के संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। दोस्तों संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे मैं कहूं दोस्तों, जैसे मैं कहूं परीक्षार्थी, मैं कहूं परीक्षार्थी, दोस्तों इसका विच्छेद होगा परीक्षा धन अर्थी, इसका विच्छेद होगा परीक्षा धन अर्थी। अगला अगर मैं कहूं दोस्तों वागीश, तो इसका विच्छेद होगा वाक धन ईश, इसका विच्छेद होगा दोस्तों वाक धन ईश। मित्रों जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों पदों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। मित्रों दोनों पदों का सार्थक अर्थ निकलते ही हम इसको संधि विच्छेद कहेंगे। दोस्तों संधि का मतलब होता है योग, संधि का मतलब होता है योग। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मित्रों अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार या भेद, संधि के प्रकार या भेद। दोस्तों संधि के प्रकार या भेद के आधार पर यह तीन प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? तीन प्रकार। दोस्तों यह तीन प्रकार की होती हैं। अगर मैं बात करूं तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों यह हम छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि कैसे बनती हैं। दोस्तों सर्वप्रथम मैं स्वर धन स्वर का योग कराऊं तो यह स्वर संधि कौन सी होगी मित्रों? स्वर संधि होगी। अगर मैं स्वर योग व्यंजन, स्वर योग व्यंजन का योग कराऊं या मैं कहूं व्यंजन योग स्वर, या मैं कहूं मित्रों व्यंजन योग स्वर, हम कह सकते हैं मित्रों व्यंजन
योग व्यंजन, व्यंजन योग व्यंजन। अगला मैं कहूँ विसर्ग योग स्वर, विसर्ग योग व्यंजन, विसर्ग योग व्यंजन। दोस्तों विसर्ग योग व्यंजन वर्णों यानी स्वर और व्यंजनों को वर्णों का योग हम 6 प्रकार से कर सकते हैं मित्रों। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 6 प्रकार से। स्वर योग स्वर बराबर स्वर संधि स्वर धन व्यंजन बराबर होगी मित्रों व्यंजन संधि। व्यंजन और स्वर का अगर मैं योग करूं तो वहां भी व्यंजन संधि होगी मित्रों। व्यंजन व्यंजन का योग करने पर व्यंजन संधि प्राप्त होगी। कौन सी संधि प्राप्त होगी मित्रों? व्यंजन संधि। मित्रों विसर्ग योग स्वर, विसर्ग योग व्यंजन, यहां हमारी विसर्ग संधि होगी मित्रों, विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी मित्रों? विसर्ग संधि। दोस्तों वर्णों, वर्ण यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का योग 6 प्रकार से किया जाता है। वर्ण अर्थात स्वर हो या व्यंजन, हम कह सकते हैं वर्णों का योग छह प्रकार से किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं मित्रों, संधि के 3 भेद होते हैं। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रकार। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।